हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में प्रकार्यवाद एवं संरचनावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। एंड ये आपकी क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का, जीएस का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जीडीसी का भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है, जिसमें टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट और साथ ही समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर है। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी समाजशास्त्र और जीके का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। यूजीसी नेट का समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर है। इसके अलावा बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये थिंकर्स से रिलेटेड नोट्स हैं। ठीक है, इसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल किए गए हैं, ये अभी जल्दी ही आए हैं। इसके अलावा आप ये सारे जो टॉपिक्स देख रहे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है समाजशास्त्र के, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अक्सर सभी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहती है। एंड ये सभी जो नोट्स आप देख रहे हैं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड ये 3rd क्लासेस से पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। उसका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन इस विचार का समर्थन करता है कि सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है, जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, रेडक्लिफ ब्राउन, एसएफ नाडेल, मैलिनोवस्की, लेवी स्ट्रॉस। ये हो गया था, है ना, ये वाला प्रश्न हो गया था। और यहाँ पर ये कहना किसका था? नाडेल का था। बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए यहाँ से शुरू करना था। प्रश्न है, निम्न में से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? मिथक की संरचना के अध्ययन से इनमें से कौन संबंधित है? ऑप्शंस में लेवी स्ट्रॉस, जेम्स फ्रेजर, मैलिनोवस्की, क्रोबर यहाँ पर दिया गया है। लेवी स्ट्रॉस, जेम्स फ्रेजर, मैलिनोवस्की, क्रोबर यहाँ पर दिया गया है। मिथक की संरचना के अध्ययन से कौन संबंधित है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका क्या कहना था? जो संरचना है, इन्होंने मिथक की बात की थी। ठीक है, नातेदारी संरचना के आधार पर सामाजिक संरचना को भी समझाने का इन्होंने प्रयास किया था। इसके अलावा जो नातेदारी अणु वाला कॉन्सेप्ट है, जिसे सामाजिक संरचना का कह सकते हैं प्रारंभिक जो संरचना है उसका नाम इन्होंने दिया था, जिसमें 4 तरह के संबंधों की बात की थी। इन्होंने स्ट्रक्चर्स के बारे में कहा था कि जो सामाजिक संरचना है, ये स्टेटमेंट इनका एग्जाम में आता है, सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और एक स्टेटमेंट आता है विवाह से संबंधित कि विवाह के द्वारा नातेदारी समूह में सदस्य भर्ती किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट इनका है, विवाह के द्वारा नातेदारी समूह में सदस्य भर्ती किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, व्यक्तियों के द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी दुविधाओं की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर सामाजिक क्रियाएं, मूल अभिमुखीकरण, प्रतिमानचर, प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं। व्यक्तियों के द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी दुविधाओं की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रतिमान चर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिमान चर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट किसका है? पार्सन्स के द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया है।
प्रतिमान चर की बात किसने की थी? पार्सन्स ने की थी। पार्सन्स कहते हैं व्यक्ति जब अंतर क्रिया करता है तो उसके सामने दुविधा या असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, और अगर इस असमंजस या दुविधा की स्थिति से व्यक्ति को ना निकाला जाए तो उसके लिए जो क्रियाएं करना है वह आसान नहीं होगा। ठीक है, और इसी दुविधा से निकालने के लिए ये प्रतिमान चर देते हैं, और जिसमें इन्होंने प्रतिमान चर के 5 प्रकार बताए थे। 5 तरह के प्रतिमान चर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। भावात्मकता बनाम भावात्मक तटस्था, इसके अलावा दूसरा यहाँ पर हो जाएगा सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टतावाद, आत्म उन्मुक्ता बनाम सामूहिक उन्मुक्ता, चौथा हो जाएगा प्रदत्त बनाम अर्जित, और लास्ट हो जाएगा विसरण बनाम विनिर्दिष्टता। ठीक है, ये 5 तरह के प्रतिमान चर उन्होंने बताए थे, ये याद करने हैं आपको। ठीक है, ऑप्शंस पे दे देते हैं किसकी बात नहीं की है पार्सन्स ने प्रतिमान चर में, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, नवप्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल क्रियाशील होता है जो समाज को प्रतिमान निर्माण तत्वों से बना मानता है, यह विचार किसका है? कॉलेमी, अलेक्जेंडर, पार्सन्स, मर्टन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर अलेक्जेंडर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसने नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकी प्रतिरूप को प्रस्तुत किया? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, लेवी-स्ट्रॉस, जेम्स फ्रेजर, रेडक्लिफ ब्राउन, SF नाडेल। नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकी प्रतिरूप को प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया है? यांत्रिक संरचना और सांख्यिकी संरचना की बात किसने की थी? यांत्रिक संरचना और सांख्यिकी संरचना की बात इनमें से किसके द्वारा की गई थी? लेवी-स्ट्रॉस के द्वारा। ठीक है, लेवी-स्ट्रॉस के द्वारा की गई थी। ब्राउन ने वास्तविक संरचना और समान संरचना की बात की है। ठीक है, वास्तविक संरचना और समान संरचना की बात किसने की है? ये ब्राउन ने की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र में संरचनावादियों का प्रेरता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है, एंथोनी गिडिंस, लेवी-स्ट्रॉस, अल्थ्यूजर, रेडक्लिफ ब्राउन। समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र में संरचनावादियों का प्रेरता किसे कहा जाता है? संरचनावादियों का प्रेरता मतलब संरचनावाद का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर लेवी-स्ट्रॉस हो जाएगा। ठीक है, लेवी-स्ट्रॉस हो जाएगा। संरचनावाद के जनक लेवी-स्ट्रॉस है। ठीक है, संरचनावाद एक है, और एक है भाषायी संरचनावाद। ठीक है, भाषायी संरचनावाद है, संरचनावाद है, भाषायी संरचनावाद है। एक आता है सांस्कृतिक संरचनावाद। ठीक है, सांस्कृतिक संरचनावाद। एक हो जाएगा संरचनाकरण। तो यहाँ पर संरचनावाद की बात करें तो ये लेवी-स्ट्रॉस का हो जाएगा, लेवी-स्ट्रॉस ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। भाषायी संरचनावाद में सोसरे का नाम आएगा। सांस्कृतिक संरचनावाद में किसका नाम आएगा? बोर्दियो का। ठीक है, बोर्दियो का नाम आएगा। संरचनाकरण में किसका नाम आएगा? ये किसकी अवधारणा है? गिडेंस की है। ये अक्सर मैचिंग में दे देते हैं, वहां पर फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? मेलिनोव्स्की, दुर्खीम, RK मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर मेलानोव्स्की होगा। ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत मेलानोव्स्की के द्वारा दिया गया था। 3 तरह की आवश्यकताएं बताई गई थी, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मेलानोव्स्की ने किसे कहा था? संस्कृति को कहा था। और संस्कृति किस तरह से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है, योगदान देती है, उसी के संदर्भ में इन्होंने प्रकार यानी कि फंक्शंस की भी बात की थी। इसके अलावा ये जादू, मेलानोव्स्की जादू के 2 प्रकार बताते हैं। सफ़ेद जादू है, ठीक है, सफ़ेद जादू हो जाएगा जो दूसरों के अच्छाई के लिए, सामाजिक कल्याण की भावना जिसमें छुपी होती है, उसके उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं जादू से संबंधित, यह सफ़ेद जादू कहलाता है। वहीं पर काला जादू का उद्देश्य होता है, काले जादू का जो ब्लैक मैजिक है उसका उद्देश्य होता है दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरे को हानि पहुंचाना। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। 2 प्रकार मेलानोव्स्की ने बताए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भूमिका की आंतरिक संरचना, मिथक की संरचना, अनुष्ठानों के प्रकार, मूल और व्युत्पन्न आवश्यकताएं। अब बताएं, मिलान करें, सही क्या है यहाँ पर? भूमिका की आंतरिक संरचना की बात किसने की है? मिथक की संरचना, मिथ की संरचना या मिथक का जो कॉन्सेप्ट किसका था? भूमिका की आंतरिक संरचना की बात नाडेल ने की थी। मिथक की संरचना ये लेवी स्ट्रॉस का जुड़ जाएगा। अनुष्ठानों के प्रकार में आ जाएगा यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन। और मूल और उत्पन्न जो व्युत्पन्न आवश्यकताएं हैं ये मेलानोव्स्की से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? यहाँ पर ये 4th हो, डी का 2nd होगा, मेलानोव्स्की। ठीक है, इसे आप ठीक कर ले। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, संरचना एवं प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग तभी हो सकता है जब हम समाज एवं जीवित सावयव की समानता को स्वीकार कर ले। निम्न विचारकों में यह दृष्टिकोण किसका है? ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पर, आर.के. मर्टन, पार्सन्स, जिन्सबर्ग, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर दिया गया है। संरचना एवं प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग तभी हो सकता है जब हम समाज एवं जीवित सावयव की समानता को स्वीकार कर ले। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? संरचना एवं प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग तभी हो सकता है जब हम समाज एवं जीवित सावयव की समानता को स्वीकार कर ले। ये किसका कहना है? रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्यात्मक एकता की भी बात की है। ठीक है, प्रकार्यात्मक एकता की भी बात की है। ठीक है, इसके अलावा यूनोमिया की बात की है। ठीक है, यूनोमिया की बात की है, डिसनोमिया की बात की है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर प्रकार्यात्मक एकता की बात करें तो इसमें इन्होंने क्या कहा था? जो संरचना होती है, संरचना विभिन्न अंगों से मिलकर बनी होती है। संरचना के ये जो सभी अंग होते हैं, जब ये आपस में मिलकर कार्य करते हैं, जो कि संरचना को एक तरीके से स्थापित रखता है, बनाए रखता है, उसको इन्होंने प्रकार्यात्मक एकता कहा। क्योंकि सभी अंग मिलकर के कार्य कर रहे हैं, जो संरचना को बनाए रख रही है, उसकी स्थिरता के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको ब्राउन ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्यात्मक एकता कहा। यूनोमिया की बात करें तो ब्राउन का कहना था समाज की जो, या हम कहें सामाजिक संरचना की स्वस्थ अवस्था, जिसमें ब्राउन का कहना था कि जो सभी अंग है, सामाजिक संरचना के जो सभी अंग है, ये सहयोग देते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं, सहयोग देते हैं और एक संरचना को, जो सामाजिक संरचना है, उसको जीवित बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये स्वस्थ सामाजिक संरचना की स्वस्थ अवस्था है, जिसमें संरचना के जो सभी अंग हैं, जो अंग है, पार्ट हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं? एक सहयोग दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं सुचारू रूप से, जिससे व्यवस्था बनी रह रही है। डिस्नोमिया की बात करें तो ब्राउन का कहना है कि समाज की जो रोगग्रस्त अवस्था है, जिसमें अंगों में सहयोग का अभाव पाया जाता है, ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहे होते हैं, अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए तो
हम कह सकते हैं इनका कहना था अगर इन पर ध्यान न दिया जाए तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है या अगर हम कहें सामाजिक संरचना है ना, विघटन की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स किसके द्वारा दिए गए हैं? डिस्नोमिया, यूनोमिया, प्रकार्यात्मक एकता, ये रेडक्लिफ ब्राउन का है। और रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और प्रकार को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा। ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को क्या कहा था, संरचना और प्रकार को क्या कहा था, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक सांस्कृतिक मद प्रकार्यात्मक है अर्थात सार्वभौमिक प्रकारवाद है। सार्वभौमिक प्रकारवाद की बात किसके द्वारा की गई थी? मेलानोव्स्की के द्वारा की गई थी। मेलानोव्स्की, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। व्यक्तिवादी प्रकारवादी, ठीक है, व्यक्तिवादी प्रकारवादी में इनका नाम आता है। पूछा जाता है व्यक्तिवादी प्रकारवादी कौन है, या फिर पूछा जा सकता है जैव सांस्कृतिकवादी कौन है। ठीक है, जैव सांस्कृतिकवादी कौन है, या जो है जैव प्रकारवादी। ठीक है, जैव प्रकारवादी कौन है, इस तरह से पूछा जाता है। जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी या जैव सांस्कृतिकवादी या फिर जैव प्रकारवादी कौन है, इस तरह से पूछा जाता है। या मैचिंग में भी कई बार देख लेते हैं, दे दिया जाता है ये मेलानोव्स्की का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रकारवादी की धुरी कार्य पद्धति है अनुमानिक इतिहास, पुस्तकालय कार्य, क्षेत्रीय कार्य, विषय वस्तु विश्लेषण। प्रकारवादी की धुरी कार्य मतलब कि प्रकारवाद की जो है कह रहे हैं मेथड कौन सा ये यूज करते हैं, जो कार्य पद्धति होती है वो कौन सी होती है, वो फील्ड वर्क होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नव प्रकारवाद को किन समस्याओं की जरूरत थी जिससे कि विजयी हो सके। ऑप्शंस देख ले यहाँ पर, प्रतिवष्टि तथा आदेशवाद, परिवर्तन विरोध तथा अनुभाविक विरोधी पूर्वाग्रह, ए और बी दोनों ही है, या फिर इनमें से कोई भी यहाँ पर सही नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ए और बी दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नव प्रकारवाद की स्थापना देखिए की गई थी जब प्रकारवाद में कुछ खामियां थी, उन खामियों को दूर करने के उद्देश्य से ही नव प्रकारवाद की स्थापना की गई थी। 1970 का दशक था। ठीक है, 1970 के दशक के दौरान ही प्रकारवाद की कह सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर इसकी आलोचना हो रही थी। प्रकारवाद को रूढ़िवादी बताया जा रहा था, क्योंकि समाज में होने वाला जो संघर्ष था, परिवर्तन था, या समाज में असंतुलन उत्पन्न करने वाले जो कारक थे, तत्व थे, उन सभी पक्षों को अनदेखा किया जा रहा था प्रकारवाद में। इस वजह से प्रकारवाद की क्या होती है, आलोचना होती है। और 1970 से 80 के दशक के दौरान ही प्रकारवाद में संशोधन करते हुए नव प्रकारवाद की स्थापना होती है। और ये नव प्रकारवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर के द्वारा की गई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर के द्वारा नव प्रकारवाद की स्थापना की गई थी, अवधारणा की, या हम कहें सिद्धांत की स्थापना की गई थी। और उनमें उन सभी पक्षों की, जिसमें कि प्रकारवाद में जिन सभी पक्षों की अवहेलना की गई थी, अनदेखा किया गया था, उन सभी की बात इसमें वे करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकारवाद में देखिए हमेशा प्रकारवाद समाज की क्या करता था, समाज में एकता व संतुलन की बात करता था, यथास्थिति की बात, संघर्ष, विचलन, अपराध, विभेदीकरण, व्यक्तिवाद, सब इन सभी की उसने आलोचना की है। मतलब कि एक तरीके से अवहेलना की है, अनदेखा उसको किया था, और इन सभी को नव प्रकारवाद में शामिल किया गया था, उसकी बात की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर जनक पूछ लिया जाता है अक्सर कि नव प्रकारवाद के जनक कौन है, तो याद रखेंगे अलेक्जेंडर है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा और उसे संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं समझते हैं? ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, फ्रायड, मार्क्स, लेमर्ट। यहाँ पर दिया गया है किसने संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा और उसे संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं समझा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, मस्तिष्क की संरचनाओं तथा समाज की संरचनाओं के बीच का संबंध किसने अवलोकन किया? ऑप्शन है यहाँ पर लेमर्ट, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, फूको यहाँ पर दिए गए हैं। मस्तिष्क की संरचना तथा समाज की संरचनाओं के बीच संबंध की बात किसने की है?
यहाँ पर सही हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं वाक्यांशों का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है एस एफ नाडेल, सी लेवी स्ट्रॉस, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन। बताइए यहाँ पर क्या है सही आंसर, या डायरेक्टली मैचिंग में भी इस तरह से दे देते हैं, अस्तित्व की आवश्यक दशाओं की बात किसने की है, इस तरह से दे दिया जाता है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मर्टन द्वारा समाज के प्रकार्यात्मक विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणाएं केंद्रीय में है? यहाँ पर 4 दी गई हैं। पहला है प्रकार और विप्रकार, दूसरा है संरचनात्मक तत्व तथा प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं, तीसरा है व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ प्रादुर्भाव, चौथा है प्रादुर्भूत तथा अंतर्निहित प्रकार। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संघर्ष प्रकार्यात्मकता, आवश्यक प्रकार्यात्मकता, विश्लेषणात्मक प्रकार्यात्मकता, अनुभूति मूलक प्रकार्यात्मकता यहाँ पर दिया गया है। मिलान करें, देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या है। अनुभूति मूलक प्रकार्यात्मकता की बात किसने की थी, मर्टन ने की थी। इसके अलावा पार्सन्स की अगर यहाँ पर बात की जाए तो विश्लेषणात्मक प्रकारवाद हो जाएगा। ठीक है, बी का थर्ड। मेलानोव्स्की का यहाँ पर हो जाएगा, इन्होंने जो आवश्यकता का सिद्धांत दिया था मानवीय आवश्यकता का, और कोजर संघर्ष के प्रकारवाद की ये बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है टॉलकिट पार्सन्स के अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति एवं एकीकरण, तनाव प्रबंधन है, इन सभी को क्या कहा जाता है? प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं, प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं, प्रकार्यात्मक विकल्प, या फिर प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता। यहां पर क्या हो जाएगा, पार्सन्स के अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, तनाव प्रबंधन, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं कहलाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, AGIL की ये बात करते हैं। ठीक है, अनुकूलन, लक्ष्य, एकीकरण, यथास्थिति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है यहाँ पर मर्टन, दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की। आवश्यकताओं के संस्तरण, देखिए आवश्यकताएं वही मानवीय आवश्यकताओं की बात की गई है मेलानोव्स्की के द्वारा। 3 तरह की आवश्यकताएं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन संस्कृति को बताते हैं मेलानोव्स्की, और इस संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। ठीक है, और यह संस्कृति किस तरह से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है, योगदान देती है, इसी के संदर्भ में मेलानोव्स्की ने प्रकार यानी कि फंक्शन की भी बात की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मिलान करना है। प्रतिमान चर, प्रकार्यात्मक विश्लेषण, सामूहिक चेतना, जैविक आवश्यकता आधारित कार्यकारिता यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा?
मेलानोव्स्की देखिए जैविक आवश्यकता की बात करते हैं, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। दुर्खीम की बात करें तो ये सामूहिक चेतना में आ जाएगा, इनसे जुड़ जाएगा। पार्सन्स प्रतिमान चर और मर्टन प्रकार्यात्मक विश्लेषण की बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के बीच में अंतर किसने किया? ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स, लेविस्ट्रॉस, मर्डॉक। मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के बीच अंतर किसने किया है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन है, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन है। इन्होंने संरचना के दो प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने वास्तविक संरचना कहा है, वास्तविक संरचना जिसका निर्माण व्यक्तियों से मिलकर होता है, ठीक है, व्यक्तियों से मिलकर इसका निर्माण होता है। यह क्या है? परिवर्तनशील होती है, इसी में परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील होगी तो ये कैसी है? वास्तविक संरचना कैसी होगी? अस्थायी है, ठीक है, तो वास्तविक संरचना बताया। दूसरा ब्राउन सामान्य संरचना की बात करते हैं, ठीक है, दूसरा ब्राउन किसकी बात करते हैं? समान संरचना की बात करते हैं। अब समान संरचना से तात्पर्य ये बताते हैं रेडक्लिफ ब्राउन, यह नियमों व प्रतिमानों से संबंधित होती है, ठीक है, नियमों प्रतिमानों से संबंधित होती है और इसे ये स्थायी बताते हैं, यह स्थायी संरचना है, ठीक है। समान संरचना को रेडक्लिफ ब्राउन ने स्थायी संरचना कहा और वास्तविक संरचना को परिवर्तनशील बताते हैं और इसको अस्थायी बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रकारवादी के क्षेत्र में अंशदान देने वाले निम्न चिंतकों को कालक्रमानुसार सही क्रम में चिन्हित करना है, लगाना है। देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। पहले स्पेंसर, फिर दुर्खीम, पार्सन्स, फिर मर्टन आएंगे। स्पेंसर की अगर हम बात करते हैं और इस तरह से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इसे आपको याद रखना है। 1820 से 1903 तक स्पेंसर। फिर दुर्खीम की अगर हम बात करें तो दुर्खीम आते हैं 1858 से 1917। दुर्खीम के बाद आएंगे पार्सन्स। पार्सन्स का यहाँ पर आ जाएगा 1902 से, है ना, 1979 है, ठीक है, पार्सन्स का हो जाएगा। मर्टन का बात की जाए तो इनका 1910 से 1990 हो जाएगा, ठीक है, ये मर्टन का है। इसे आपको ऐसे याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। और दुर्खीम को अगस्त कॉम्ट का क्या माना जाता है? उत्तराधिकारी माना जाता है, ठीक है। अगस्त कॉम्ट का 1798 था ना, और 1857 में होता है, उनकी डेथ होती है, उसके ठीक एक साल बाद दुर्खीम आते हैं, ठीक है। दुर्खीम को अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए, देखकर बताएं, यहाँ पर मिलान करें और बताएं सही क्या है। यहाँ पर 72 है ये। प्रकार्यात्मक अनिवार्यता की बात किसने की थी? रेडक्लिफ ब्राउन ने की थी। प्रकार्यात्मक परिणामों का शुद्ध संतुलन की बात इससे संबंधित हो जाएंगे मर्टन, ठीक है। सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की बात मेलानोव्स्की के द्वारा की गई थी। और प्रत्यक्षवादी जैविकतावाद से कौन जुड़ जाएंगे? अगस्त कॉम्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र के संदर्भ में अप्रकार्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, एक क्रिया के अनुपयोगी परिणाम, विकल्प बी है एक क्रिया के दुष्परिणाम, विकल्प सी है एक क्रिया के अनेक परिणाम, या फिर विकल्प डी एक क्रिया के अप्रासंगिक परिणाम। समाजशास्त्र के संदर्भ में अप्रकार्य का क्या अर्थ है? अप्रकार्य की बात किसने की थी? मर्टन ने की थी। यहाँ पर एक क्रिया के दुष्परिणाम होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मर्टन के अनुसार अप्रकट प्रकार होते हैं। ऑप्शन देखिए, प्रत्याशित और मान्य, प्रत्याशित और अमान्य, अप्रत्याशित और अमान्य, या फिर अप्रत्याशित और मान्य। अप्रकट प्रकार मर्टन के अनुसार होते हैं अप्रत्याशित और अमान्य, ठीक है, अप्रत्याशित और अमान्य होते हैं। सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, मेलानोव्स्की की प्रकार्यात्मक व्यवस्था में कौन सी अपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती? ऑप्शन देखें,
विकल्प ए है उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन और वितरण। विकल्प बी सामाजिक नियंत्रण और व्यवहार का विनियमन। विकल्प सी संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमल में लाना। विकल्प डी दैनिक जीवन एवं गतिविधियों में सामुदायिक सामंजस्य। यहां पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमल में लाना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।